हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी बी फॉर्म 4 सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट से यूनिट 5 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के एग्ज़ाम में जो हर साल पूछे जाते बार बार पूछे जाने वाले हैं उसको आज हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप ट्रिक फार्मेसी को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। तो आइए बात करते हैं पहले यूनिट फर्स्ट की देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में जो पहला हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगली बार पूछा भी गया था, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा लिखा गया है कि तो एगोनिस्ट उसको बोलेंगे जब कोई हमारा एजेंट या कोई सब्सटेंस हमारा रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद अपना फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है वह प्रोड्यूस करेगा, उसको बोलते हैं हम एगोनिस्ट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एंटागोनिस्ट क्या होता है। एंटागोनिस्ट का मतलब है जो एगोनिस्ट के अपोज काम करे, अगेनिस्ट काम करे, उसको बोलते हैं हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिसेप्टर है, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या होता था, जो हमारा एगोनिस्ट होता था या रिसेप्टर से बाइंड करता था, बाइंड करने के बाद अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता था, आपको पता है। लेकिन जो हमारा एगोनिस्ट होता है यह क्या करता है कि जो एगोनिस्ट है इसको बाइंड होने से रोकेगा, ठीक है, इसके अपोजिट काम करेगा और यहाँ पे कोई फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है यह प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे हम क्या, एंटागोनिस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। कंपेयर एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन क्या होता है और डिपेंडेंस क्या होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। हो सकता है अब की बार भी पूछा जा सके, तो आप पहले से ही तैयार हो जाइए। तो अगर आप इसकी पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उससे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आप बात करते हैं एडिक्शन। एडिक्शन जो आता है ड्रग एब्यूज़ में ही हमारा आता है। ड्रग एब्यूज़ जो है यूनिट 5 में भी हमारा दिया गया है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं एडिक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे पहले एग्जांपल से आपको समझा देते हैं, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक बंदा है, या क्या कर रहा है, कोई हार्मफुल ड्रग ले रहा है। हार्मफुल ड्रग जैसे हमारा हो गया एल्कोहल हो गया, कोकीन हो गया, हीरोइन हो गया, ओपियाइड्स, ठीक है, ये सब हमारे हार्मफुल ड्रग है। तो ये बंदा क्या कर रहा है, कोई हार्मफुल ड्रग को ले रहा है। जब यह हार्मफुल ड्रग लेता है तो इसके जो अंदर है यह डोपामिन का रिलीज ज़्यादा से ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन। ठीक है, जब डोपामिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होने लगता है तो इससे क्या होता है कि जो पर्सन है वह बार बार उसके अंदर यह इच्छा होती है कि इस ड्रग को हम बार बार लें, तो उसी को हम बोलते हैं एडिक्शन। ठीक है, एडिक्शन को बोलते हैं बुरी लत। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन लिख सकते हैं, ड्रग एडिक्शन रेफर टू टेकिंग हार्मफुल सब्सटेंस दैट अफेक्ट ए पर्सन ब्रेन फंक्शन एंड बिहेवियर। एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस जो किसी पर्सन के ब्रेन और उसके जो ब्रेन का फंक्शन है और उसका जो बिहेवियर है उसको अफेक्ट करे, उसी को बोलते हैं हम एडिक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हार्मफुल ड्रग के नाम लिखी गई है, आप इसको लिख लीजिए। अब बात करते हैं हमारा डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मतलब किसी चीज़ पे निर्भर होना। ठीक है, तो यहाँ पे जब कोई पर्सन क्या करता है कि लंबे समय से किसी भी ड्रग को ले रहा है, ठीक है, तो वह क्या करता है कि उस ड्रग पे डिपेंड हो जाती है, उसकी बॉडी उस ड्रग पे डिपेंड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंस। तो यहाँ पे लिखा गया द कंडीशन व्हेन वी कंप्लीटली डिपेंड ऑन ड्रग इज कॉल्ड डिपेंडेंस। जब कोई पर्सन किसी ड्रग पर डिपेंड हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम डिपेंडेंस। मान लीजिए आप रोज़ पैरासीटामोल लेते हैं, ठीक है, तो आप उस ड्रग पे, जो हमारा पैरासीटामोल ड्रग है, उस पर आप डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम डिपेंडेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है आपको पूछा गया है, टर्म बायोबिलिटी। बायोबिलिटी टर्म को डिफाइन करना है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपको हर साल यह मिलेंगे। ठीक है, तो बायोबिलिटी क्या होती है आपको समझा देते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ पे 100 mg ड्रग थी, ठीक है, 100 mg जो ड्रग है इस पर्सन ने लिया, ठीक है। अब हमारी जो ड्रग थी हमने 100 mg ली थी, लेकिन हमारे जो ब्लड में एब्जॉर्ब कितनी हुई, 70 mg ही एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, और यह अपने साइट ऑफ एक्शन पे गई और अपना एक्शन प्रोड्यूस की। इसी को बोलते हैं बायोबिलिटी। मतलब कितने अमाउंट में जो ड्रग है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, पहुंचने के बाद अपना जो है एक्शन प्रोड्यूस करती है, उसी को बोलते हैं बायोबिलिटी। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिखी गई, आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे एडवांटेज आता है इजी टू टेक, जो ओवरऑल रूट एडमिनिस्ट्रेशन है आसानी से हम इसको ले सकते हैं और ये सेफ भी है, ठीक है, पेन फ्री है, इसको लेने में कोई पेन नहीं होता है और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटर, इसको हम मतलब खुद से ही ले सकते हैं, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है ये स्लो होता है और दूसरा है कि जब हम ओरल रूट से कोई भी ड्रग लेते हैं, कोई भी मेडिसिन से लेते हैं तो नोजिया के चांसेस रहते हैं, वॉमिटिंग के चांसेस रहते हैं, आपने देखा भी होगा। और जब हम ओरल रूट से कोई भी ड्रग लेते हैं तो गैस्ट्रिक जो म्यूकोसा होता है उसमें इरिटेशन होने लगता है, जलन होने लगती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पास इफेक्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। और यह अगर हमें ओरल रूट से अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी में हम कोई भी ड्रग, ठीक है, कोई भी मेडिसिन हम इमरजेंसी के तौर पे नहीं ले सकते, ठीक है, तो यह है नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी। तो हमारी जो ओरल रूट जो ड्रग है यह हम इमरजेंसी में नहीं ले सकते, यह सुटेबल नहीं हमारे लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन ट्रैकीफाइलेक्सिस। ट्रैकीफाइलेक्सिस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको जरूर से देख के जाइएगा। तो ट्रैकीफाइलेक्सिस पहले आप वर्ड का मतलब समझ लीजिए। ट्रैकी का मतलब होता है हमारा क्या होगा, रैपिड, और फाइलेक्सिस का मतलब टोलरेंस, जो हमारे जो टोलरेंस है उसको रैपिड कर देता है। मतलब कि जब आप रिपीटेडली कोई भी ड्रग लेते हैं, ठीक है, तो वह क्या करता है किसी शॉर्ट इंटरवल में ही जो टोलरेंस है उसको रैपिड कर देता है, उसी को बोलते हैं हम ट्रैकीफाइलेक्सिस। अभी जो टोलरेंस होता क्या है आगे अभी आपको बताएंगे तो आपको यह पूरा अच्छे तरीके से क्लियरिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दिया गया जो ट्रैकीफाइलेक्सिस इसको हम बोलते हैं एक्यूट टोलरेंस भी बोलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा छठवां क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, मैं आगे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो ट्रैकीफाइलेक्सिस की डिफिनेशन आपने देख ली। अब बात करते हैं छठवें क्वेश्चन जिसको बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इसकी PDF जो नोट्स है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देखने को मिल जाएगी, आप कहीं पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइडियोसिंक्रेसी बोलते किसको है, तो आपको इसको एग्जांपल थोड़ा मुझे समझाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे ढेर सारे बंदे हैं, ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे बंदे हैं, तो यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है। तो मान लीजिए कोई हमने एक ड्रग दिया, मान लीजिए आइबुप्रोफेन मैंने एग्जाम्पल में लिखा, उसी को समझाते हैं। आइबुप्रोफेन मान लीजिए दिया, इन सभी को मैंने ये ड्रग दिया, ठीक है, सभी को हमने यही वाली ड्रग दे दी। तो कोई एक ऐसा पर्सन होगा, ठीक है, जिसमें कोई एलर्जी की कंडीशन देखने को मिलेगी, उसी को बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। मतलब कि जो हमने जो ड्रग ये दी, ठीक है, इसी सब में मतलब कोई चीज़ नहीं देखने को मिली, ठीक है, लेकिन एक ऐसा पर्सन था जिसके अंदर ये ड्रग देने पर एलर्जी की कंडीशन देखने को मिली, उसी को बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। तो यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ द कंडीशन व्हेन ड्रग शो देयर साइड इफेक्ट ओनली ए पार्टिकुलर पर्सन। जब कोई ड्रग हम कई लोगों को देते हैं, ठीक है, उसमें से कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिसमें कि कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, उसी को बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। जैसे हम अगर आइबुप्रोफेन देते हैं, ठीक है, तो किसी एक पर्सन, कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसमें एलर्जी की कंडीशन देखने को मिल सकती है, तो उसी को बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। अब बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन पूछा जाता है फार्माको डायनेमिक का डिफिनेशन, ठीक है। तो पहले अगर आप वर्ड को तोड़ना समझ जाएंगे तो आप डेफिनेशन खुद से भी बना के लिख सकते हैं। तो फार्माको का मतलब होता है ड्रग, डायनेमिक का मतलब होता है पावर, मतलब ड्रग की क्या पावर हमारे बॉडी में उसको बोलते हैं फार्माको डायनेमिक बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी हुई व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल डिफिनेशन, आप इसको लिख सकते हैं। दूसरी भी डिफिनेशन हमारी दी गई है फार्माकोडायनेमिक द ड्रग एक्शन ऑन द बॉडी, हमारे बॉडी में ड्रग क्या अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, उसी को बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक, ये दोनों डिफिनेशन साथ में ही पूछी जाती है, कभी कभी अकेले भी पूछी जा सकती हैं, तो मैंने दोनों मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे फार्माको का मतलब देखिए, यहाँ पे फार्माको का मतलब ड्रग था, यहाँ पे भी इसका मतलब ड्रग होगा। यहाँ पे डायनेमिक का मतलब पावर था यहाँ, लेकिन काइनेटिक का मतलब मूवमेंट, हमारे जो बॉडी में ड्रग कैसे कैसे मूव कर रही है, ठीक है, उसी को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन, सिंपल डिफिनेशन लिखी गई है। अभी आपको याद करने का तरीका भी इसको एक बता देता हूँ, तो लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा जब आपको मैं एक तरीका बताऊँगा, ट्रिक बताऊँगा। आगे भी आपको कई सारे ट्रिक अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, तो इसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। यहाँ पे दूसरी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक इज द बॉडी एक्शन ऑन द ड्रग, ठीक है।
तो इसको भी कोई भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे देखिए डी आया है, ठीक है, तो यहाँ पे डी फॉर डायनेमिक हो गया, यहाँ पे डी फॉर ड्रग हो गया, मतलब व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अगर पहले डायनेमिक आता है तो इसके लिए पहले आप ड्रग लिखेंगे। अगर देखिए यहाँ पे अगर काइनेटिक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बॉडी लिखा गया है, ठीक है। अगर डायनेमिक आएगा तो पहले ड्रग लिखेंगे तब उसके बाद बॉडी लिखेंगे, अगर काइनेटिक आता है तो पहले बॉडी लिखेंगे तब उसके बाद ड्रग लिखेंगे, ठीक है। तो आसान ट्रिक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करते हैं जो हमारा पूछा जाता है क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन किसे बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, मान लीजिए हमने कोई ड्रग लिया हमने, तो ड्रग हमारा एक साइड से दूसरे साइड पे, एक जगह से दूसरे जगह क्या करती है, ट्रैवल करती है, उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ड्रग ट्रैवलिंग फ्रॉम द साइट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू साइट ऑफ एक्शन। मान लिया हमने कोई ड्रग लिया, ड्रग हमने एडमिनिस्टर किया, मतलब ओरल रूट से, मान लीजिए वहाँ पे हमारी ओरल रूट से और हमारे साइट ऑफ एक्शन तक की जो ट्रैवलिंग है ड्रग की, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम द वन लोकेशन टू अनदर विद इन द बॉडी। जब हमारी जो ड्रग, मान लीजिए कोई हमने लिया था जो ड्रग, वह क्या करता है कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जब ट्रांसफ़र होती है तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी ड्रग ली, ब्लड स्ट्रीम में ली, तो ब्लड स्ट्रीम से जो हमारी ड्रग है हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी जा सकती है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी जा सकती है, हमारी फैट में भी जा सकती है। तो यहाँ ब्लड है, यह हमारा पहला लोकेशन है, पहले लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हमारी ड्रग क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पे रिवर्सिबल लिखा है, रिवर्सिबल मतलब कि जो हमारी ड्रग है यहाँ से यहाँ जा सकती है, यहाँ से यहाँ भी आ सकती है, इसलिए यहाँ रिवर्सिबल का वर्ड का यूज किया गया है। आगे बात करते हैं जो हमारा 10वां क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सभी मैंने मेंशन कर दिए, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आगे भी PDF में इसको क्या कर दूंगा, इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पूछा जाता है क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म की आप कोई भी डिफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं 3 डिफिनेशन आपको मेंशन यहाँ पे किया हूँ। जब हमारी कोई एक्टिव ड्रग कन्वर्ट हो जाती है इनएक्टिव ड्रग में, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या हमारे जब नॉन पोलर ड्रग कन्वर्ट हो जाती है पोलर ड्रग में, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। या आप लिख सकते हैं जब हमारी लिपिड सॉल्युबल ड्रग कन्वर्ट हो जाती है वाटर सॉल्युबल में, तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। आप कोई भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, तीनों डिफिनेशन बहुत ही ईजी है। अब हमारा देखिए 11वां जो क्वेश्चन जिसका आप इंतजार भी कर रहे थे, टॉलरेंस क्रॉस टॉलरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको बोल सकते हैं महा इंपॉर्टेंट। तो यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप जरूर से लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस, मान लीजिए कोई भी पर्सन था, उसको ठीक होने के लिए, मतलब उसके अंदर कोई भी बीमारी थी, उसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स है उसको देखने के लिए मतलब 50 mg की ड्रग की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उसको अब जो 500 mg की ज़रूरत थी, अब उसको कुछ टाइम बाद 800 mg की ज़रूरत पड़ने लगी उसी रिस्पॉन्स के लिए, तो उसको बोलते हैं हम टॉलरेंस। तो यहाँ पे लिखा है मोर ड्रग विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम एक्शन, उसी सेम एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा जो ड्रग की ज़रूरत पड़ने लगी उस पर्सन को, उसको बोलते हैं हम टॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया एग्जाम्पल में लिखा गया है लॉस ऑफ थेरापेटिक वैल्यू ऑफ, यहाँ पे सल्फोनिल यूरिया इन डायबिटीज़, सेकंड यहाँ पे बीटा 2 एंटागोनिस्ट इन अस्थमा। तो एग्जाम्पल में आप इसको लिख लीजिएगा। अब क्लास टॉलरेंस क्या होता है कि जो हमारा क्लास टॉलरेंस उसको बोलते हैं टॉलरेंस फॉर द वन ड्रग क्रिएट ए सिमिलर रिएक्शन टू एन अदर ड्रग। तो मान लीजिए जो हमारी एल्कोहल थी और बार्बिट्यूरेट थी, यह क्या करती है कि जो सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस करने लगती है, उसको बोलते हैं क्रॉस टॉलरेंस, बोलते हैं क्रॉस टॉलरेंस, ठीक है। अब बात करते हैं जो 12वां क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है एंजाइम इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब यहाँ पे जान लीजिए इंक्रीजमेंट होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डिफिनेशन क्या होता है कि एंजाइम इंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इंक्रीज। जब हमारी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है एंजाइम की, वह जब हमारी इंक्रीज हो जाती है किसी केमिकल के थ्रू या तो किसी ड्रग के थ्रू, तो उसको बोलते हैं हम एंजाइम इंडक्शन बोलते हैं। जो हमारा जो मेटाबॉलिक ऐसे केमिकल जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको इंड्यूस करते हैं, उसको इंक्रीजमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं एंजाइम इंड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया एग्जांपल में रिफम्पसिन इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ द
क्यूनिडीन। तो हमारी रिफाम्पिसिन क्या करती है, जो क्यूनिडीन है इसकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है इसको इंक्रीज करने का काम करती है। अब बात करते हैं एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है कि एंजाइम इनहिबिशन इज द प्रोसेस इन विच मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिक्रीज बाय द सेवरल ड्रग केमिकल। कुछ ऐसे ड्रग जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी है एंजाइम की उसको डिक्रीज करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों डिफिनेशन सेम है। जहाँ पे आप वहाँ पे इंक्रीज लिखे हैं वहाँ पे मतलब उसको बोलेंगे इंडक्शन, जहाँ पे आप डिक्रीज लिखेंगे उसको बोलते हैं इनहिबिशन बोलेंगे। ठीक है, तो जो एंजाइम क्या करते हैं, जो केमिकल या जो ड्रग क्या करते हैं एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यूनिट जो फर्स्ट के क्वेश्चन थे वह कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे यूनिट सेकंड के क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैट इन जैक स्टैट सिग्नलिंग। तो इसका सिग्निफिकेंस आपको लिखना था। पहला यहाँ पे हमारा है जो सिग्निफिकेंस, ट्रांसफरिंग ऑफ सिग्नल फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर टू द न्यूक्लियस। यह क्या करता है कि जो सिग्नल्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन जो रिसेप्टर होते हैं यहाँ से न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। पहला इसका यह हमारा सिग्निफिकेंस हो गया। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि यह होमियो जो स्टेटस होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, दूसरा सिग्निफिकेंस। तीसरा सिग्निफिकेंस यह है कि यह डीएनए से बाइंड करने के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसको अलाउ करने का काम करता है। तो यह 3 सिग्निफिकेंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आपको एग्जाम में 2 से कम नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स के हैं तो आपको 2 कंपलसरी लिखना। अब बात करते हैं दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज़ द फेज 0 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 0 क्लिनिकल ट्रायल किसे बोलते हैं, जब हम मान लीजिए कोई न्यू ड्रग खोजी जाती है। ठीक है, न्यू ड्रग खोजने के बाद क्या करते हैं कि उसमें से जो स्मॉल डोज मतलब कुछ डोज फ्यू डोज लेते हैं। फ्यू डोज लेने के बाद हम फ्यू पीपल पे, कुछ ही पीपल पे उसको क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं कि फेज 0 क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं आल्सो कॉल्ड प्री फेज फर्स्ट ट्रायल। मतलब कि जो फर्स्ट ट्रायल के पहले किया जाता है उसको बोलते हैं 0 फेज ट्रायल बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ जीपीसीआर। जीपीसीआर जो रिसेप्टर होता है इसका सिग्निफिकेंस लिखना होता है। ठीक है, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 7 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको बोल सकते हैं महा इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगर आप कमेंट करते हैं कि जीपीसीआर पे वीडियो बनाइए तो मैं इसका पूरा वीडियो अच्छे से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, आपको याद भी हो जाएंगे। तो पहला यहाँ पे सिग्निफिकेंस है कि यह क्या करता है, होमियोस्टेटिस को मेंटेन करता है। तो ये हमारा यह भी रिसेप्टर क्या करता था, होमियोस्टेटिस को क्या करता है, यहाँ पे रेगुलेट करने का काम करता है। यह भी हमारा क्या करता है, मेंटेनिंग का काम करता है होमियोस्टेटिस। और यह रिस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए, ठीक, ऑल फैक्शन के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो टेस्ट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा रिसेप्टर। और क्या करता है कि जो हमारे 45 से जो ड्रग हैं, 45% जो ड्रग हैं, यह क्या करते हैं कि हमारे जीपीसीआर जो रिसेप्टर है उसको टारगेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 जो है सिग्निफिकेंस इसके लिख दिए हैं। आपको एग्जाम में 2 जरूर से लिखने हैं। अब बात करते हैं रिसेप्टर क्या होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर क्या होते हैं, एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। रिसेप्टर उसको बोलते हैं, यह हमारा एक प्रकार का माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है जो प्रोटीन का बना होता है। यह क्या करता है, यह जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसके इनसाइड भी होता है और आउटसाइड भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो हमारे लिगेंड है ये हमारे बाइंड करते हैं, उसी को बोलते हैं रिसेप्टर। आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, जिससे हमारा लिगेंड बाइंड करता है उसी को बोलते हैं क्या, रिसेप्टर बोलते हैं। आप ऐसे एग्जाम में लिख सकते हैं, आप खुद से भी बना के इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आइए आप बात करते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एडीआर, जिसको हम बोलते हैं एडवर्ड ड्रग रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एडवर्ड ड्रग रिएक्शन उसको बोलते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन था, ठीक है, वह दवा खाया, मान लीजिए उसको सर दर्द की उसने दवा खाई, तो उसकी
उस दवा से उसका सर दर्द ठीक हुआ, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर जो है कुछ ऐसे अनडिजायरेबल मतलब चीज़ें देखने को मिली, अनडिजायरेबल इफेक्ट देखने को मिला, उसको हम बोलते हैं, हम ADR बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये ड्रग है, ड्रग रिसेप्टर से बाइंड किया, ठीक है, उसको हम बोल दिया ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो ये अपना रिस्पांस देता है, रिस्पांस मतलब वो थेराप्यूटिक इफेक्ट अपना शो करता है, उसके साथ साथ क्या करता है, अनडिजायरेबल इफेक्ट भी शो करने का काम करता है, उसी को बोलते हैं हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, तो आपको समझा देते हैं कि हम मान लीजिए कोई दवा खाते हैं, मान लीजिए हमने पैर दर्द की खाई, ठीक है, पैर दर्द तो हमारा ठीक हो गया, लेकिन उसके साथ साथ हमें नौजिया भी होने लगी, वोमिटिंग भी होने लगी, हेडेक भी होने लगा, ये सभी जो अनडिजायरेबल जो इफेक्ट है ये देखने को मिलने लगा, उसी को बोल दिया हमने ADR बोल दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 60वें क्वेश्चन की। 60वें क्वेश्चन में पूछा गया डिफरेंस बिटवीन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में क्या डिफरेंस आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यूनिट फर्स्ट वाले में इसको मेंशन कर दिया है, यूनिट फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया वही आप उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं जो 7वां क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है यूनिट सेकंड का। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव जो इनहिबिटर है ये क्या होते हैं, इसको आपको बताना। कम्पिटेटिव इनहिबिटर उसको बोलते हैं कि यह हमारा जो एगोनिस्ट होता है उसी के सिमिलर होता है। ठीक है, यह क्या करता है कि जो रिसेप्टर है उसको कम्प्लीटली ब्लॉक करने का काम करता है, उसी को बोलते हैं हम कम्पिटेटिव इनहिबिटर। अभी आपको एग्जांपल से भी समझाएंगे। और जो हमारा नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है यह इसमें जो हमारे एजेंट होते हैं, जो हमारे ड्रग होते हैं, इसका जो शेप होता है डिफरेंट होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है, उसी को बोलते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल से थोड़ा समझा देते हैं। मान लीजिए हमारा रिसेप्टर है, ठीक है, यह भी हमारा रिसेप्टर है। यहाँ पे कम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या करता है कि ये हमारे इस रिसेप्टर से, देखिए इसको अगर यहाँ पे लाते हैं तो पूरा अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा, इसको पूरा तरीके से क्या करेगा, यहाँ पे ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने लगेगा। लेकिन जो हमारा नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर है यह क्या करेगा, देखिए इसका थोड़ा शेप ऐसा है, ठीक है, थोड़ा शेप अलग है, लेकिन इसका ऐसे अगर इसको हम करेंगे तो थोड़ा ना थोड़ा कहीं पे गैप आ जाएगा, तो यह कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर पाता है, जिससे कि यह अपना फार्माकोलॉजिकल जो रिस्पांस है ये शो नहीं कर पाता है, उसी को बोलते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर बोलते हैं। तो इसको यहाँ से लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने और मेंशन कर दिया है, व्हाट इज जी प्रोटीन। जी प्रोटीन क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। देखिए जो भी क्वेश्चन बनाए गए हैं अलग अलग क्वेश्चन पेपर से ही बनाए गए हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी प्रोटीन इसको इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि यह क्या करता है कि जो हमारे GTP होते हैं और जो GDP, ठीक होते हैं, इससे हमारा जो है यह प्रोटीन बाइंड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम जी प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम भी है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडेड प्रोटीन भी इसको हम बोलते हैं। अब बात करेंगे यूनिट थर्ड के जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है राइट ए नोट्स ऑन को ट्रांसमिशन। को ट्रांसमिशन होता क्या है इसमें आपको बताना है। जब हमारा एक ही जो हमारी नर्व टर्मिनल है, एक ही नर्व टर्मिनल से एक से अधिक जो है को जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज होने लगते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम को ट्रांसमिशन। मान लीजिए हमारी सिंगल नर्व है, नर्व टर्मिनल है, इससे क्या होने लगा, एक से अधिक जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं यह रिलीज होने लगते हैं, जब उसी को बोलते हैं को ट्रांसमीटर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन यह है कि इसमें पूछा जाता है जो हमारे एनास्थेटिक होते हैं, जनरल एनास्थेटिक और जो हमारा लोकल एनास्थेटिक होता है, इसमें क्या डिफरेंस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जो हमारे जनरल एनास्थेटिक होता है इसका साइट ऑफ एक्शन जो होता है CNS होता है, और हमारा जो लोकल एनास्थेटिक होता है इसका साइट ऑफ एक्शन जो होता है PNS होता है। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा, जो इसका एरिया होती है, ठीक है, जनरल एनास्थेटिक का ये पूरे होल बॉडी में आप दे सकते हैं, लेकिन हमारे जो लोकल एनास्थेटिक होते हैं यह किसी लोकल एरिया में ही दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या है कि जो हमारे जनरल एनास्थेटिक होते हैं ये थोड़ा रिस्की होते हैं, इनका अगर हम यूज़ करते हैं थोड़ा रिस्क इसमें होता है, लेकिन हमारे जो लोकल एनास्थेटिक होते हैं ये सेफ़ होते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेजर सर्जरी करवानी है,
ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, क्या प्रेफर करेंगे, जनरल एनेस्थेटिक का यूज़ करेंगे। अगर आपको मान लीजिए कि मेजर सर्जरी नहीं करवानी है तब आप इसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको माइनर सर्जरी करवानी है तब इसके लिए आप जनरल एनेस्थेटिक का यूज नहीं करेंगे, तब इसके लिए आप क्या करेंगे, लोकल एनेस्थेटिक का यूज़ करेंगे। तो इतना मैंने यहाँ पे कर दिया है। आप कम से कम 3 से 4 आपको एग्जाम में लिखने रहेंगे, तो आप लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरा वाला। यहाँ पे आपको ग्लूकोमा में जो ड्रग आते हैं, कौन कौन से ड्रग जो यूज किए जाते हैं उसके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिए, कम से कम आपको 3 लिखने हैं। तो टीमोलॉल, पिलोकार्पिन हो गया, बेटॉक्सोलॉल, लेवोबुटानॉल हो गया, कार्टियोलॉल हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से आप कम से कम 3 ड्रग का नाम लिख सकते हैं। तो हमारे जो पिलोकार्पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभी पूछ सकता है कि पिलोकार्पिन ड्रग का क्या यूज़ है, ठीक है। तो पिलोकार्पिन ड्रग हमारा जो यूज़ किया जाता है या ग्लूकोमा में यूज़ किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 4 हमारा दिया है, मास्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, इसकी डिफिनेशन लिखनी है। मास्थेनिया ग्रेविस उसको बोलते हैं जब हमारा जो है नर्व और मसल्स दोनों के जब कम्युनिकेशन है ये जब ब्रेक हो जाता है तो उसी को बोलते हैं मास्थेनिया ग्रेविस। तो जब मसल्स और जो नर्व है उसका जब कम्युनिकेशन, दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन है ये जब ब्रेक हो जाएगा तो वहाँ के जो भी मान लीजिए यहाँ के हमारे ब्रेक हो गए कम्युनिकेशन, क्या, नर्व के और मसल्स के, तो यहाँ पे हमारा इतने एरिया में हमारा यह जो पार्ट है काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पेन चुबाते हैं तब भी काम नहीं करेगा, कोई चीज़ पता नहीं चलेगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द कंडीशन इज कास्ड बाई ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व एंड मसल। जब हमारे मसल्स और नर्व दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन और ब्रेक हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं मास्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमजी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया ये हमारी मसल से या हमारी नर्व है, देखिए दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन है ब्रेक हो गया है, तो इसी को जूम करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो हमारी नर्व है यह हमारा ठीक है, प्री साइनेप्टिक नर्व हो गई। ये हमारी जो कि मसल्स है, यहाँ पे रिसेप्टर हमारे प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे कुछ ऐसे एंटीबॉडी होते हैं या क्या करते हैं कि जो हमारे रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। जब रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा कि जो मसल कंट्रैक्शन है यह रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो मसल कंट्रैक्शन जब रिड्यूस हो जाएगा तो वहाँ पे जो मसल्स है वहाँ पे अगर हम कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में बना के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे लिखना आपको कौन कौन से ऐसे ड्रग जो मास्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला ड्रग हमारा नियोस्टिग्माइन, दूसरा हमारा पाइडोस्टिग्माइन, थर्ड हमारा आता है साइक्लोफॉस्फामाइड और फोर्थ हमारा आता है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, कभी कभी इसको भी पूछ लिया जाता है इसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि आपको लिखने रहेंगे यहाँ पे मेंशन द मैकेनिज्म एक्शन एंड यूज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। लोकल एनेस्थेटिक जो एजेंट है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसको आपको मेंशन यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं लोकल एनेस्थेटिक क्या करता है कि हमारा जो ब्लॉक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, जो हमारा लोकल एनेस्थेटिक होता है, यह क्या करता है सोडियम जो चैनल है उसको ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक कर देगा तो हमारे जो पेन सिग्नलिंग है यह हमारा रिड्यूस हो जाएगा, तो हमें पेन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको याद करना है कि लोकल एनेस्थेटिक क्या करता है, सोडियम जो चैनल है उसको ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जब हमने लोकल एनेस्थेटिक दिया, ठीक है, यह क्या करता है कि लोकल एनेस्थेटिक हमारा जो सोडियम चैनल है इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, जिससे हमें पेन की जो सिग्नल है वह हमारे ब्रेन तक नहीं जाएगी, तो हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका, देखिए यूज़ भी पूछा जाता है, लोकल एनेस्थेटिक का यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो यूज़ यहाँ पे लिख सकते हैं कि टूथ सर्जरी में यूज करते हैं, आई सर्जरी में यूज करते हैं लोकल एनेस्थेटिक का, ठीक है। और इसके साथ साथ जो अगर मान लीजिए कोई पार्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे हमें बहुत पेन हो रहा है तो वहाँ पे उस एरिया में भी आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। माइनर सर्जरी में भी इसका हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ बना के लिख सकते हैं। अगला पूछा जाता क्वेश्चन आपको जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है, या आपको पूछ सकता है कि 2-3 न्यूरोट्रांसमीटर के नाम लिखिए, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर पूरा से क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर से ही देख के जाइएगा। तो पहला हमारा इसमें आता है एस्टर, एस्टर में हमारा आ जाता है एसिटाइल कोलिन आ जाता है, ये हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है। दूसरा हमारा आता है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में हमारा आ गया ग्लाइसिन आ गया, गाबा आ गया, ग्लूटामेट आ गया। और एमीन्स में देखते हैं तो एफिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, डोपामिन हो गया, हिस्टामिन और सेरोटोनिन हो गया, ये हमारे क्या आ गया न्यूरोट्रांसमीटर। अब पेप्टाइड्स में देखते हैं तो
एंडोर्फिन्स, ठीक है, यह भी हमारे एक प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर है। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं जो हमारा यूनिट फोर्थ में कौन कौन क्वेश्चन आते हैं। पहला हमारा इसमें पूछा जाता है कि जो जनरल एनास्थीसिया है इसके कौन कौन से स्टेज होते हैं, कितने स्टेज होते हैं, उसको डिस्क्राइब करने रहते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे दिया गया, पहला स्टेज हमारा दिया है स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं एनाल्जेसिया बोलते हैं। एनाल्जेसिया इसमें क्या होता है कि डिक्रीज अवेयरनेस ऑफ पेन, ठीक है, इसमें हमें पेन के जो पेन होता है इसके बारे में हम अवेयर नहीं रहते, ठीक है। दूसरा स्टेज क्या होता है कि इस फर्स्ट स्टेज जो होता है इस स्टेज में हम क्या करते हैं कि जो एनास्थीसिया उसको हम देते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है, एक्साइटेशन होता है। एक्साइटेशन का मतलब इसमें जो रिस्पायरेशन इरेगुलर हो जाते हैं, बीपी हमारी जो होती है वह इरेगुलर हो जाती है, ठीक है। जो हमारा थर्ड स्टेज आता है इसमें हमारा सर्जिकल एनास्थीसिया मतलब दिया जाता है। इसमें क्या करता है कि इसमें कोई पेन नहीं होगा, जो हमारा रिस्पायरेशन जो था इरेगुलर था वह रेगुलर हो जाएगा, बीपी भी हमारी मेंटेन हो जाएगी। और फिर क्या करते हैं स्टेज 4 जो होता है इसमें क्या करते हैं, मेडुलरी डिप्रेशन करने का काम करते हैं। इसमें जो होता है मसल्स एंड प्यूपिल आर द टोटली डायलेटेड, जो हमारी मसल्स है और जो हमारे प्यूपिल है यह टोटली डायलेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेज हैं, आप इसको लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है डाइसल्फिरम का क्या यूज है। डाइसल्फिरम का एक ही यूज है, क्या करता है कि जो पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा एल्कोहल को लेते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, डाइसल्फिरम उसको हम देते हैं, ठीक है। जो भी दारू बहुत पीते हैं उसको डाइसल्फिरम ले जाके दे देना, ठीक है, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन क्या होता है। प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन उसको बोलते हैं, यहाँ पे यूज़ पूछा गया प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन का। तो आप जान लीजिए यहाँ पे प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन होता क्या है। तो ऐसे मेडिकेशन जो एनास्थीसिया देने से पहले दिया जाता है उसको बोलते हैं प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। तो 2 नंबर में शायद पूछ ले तो आप डेफिनेशन यही बना के लिख दीजिएगा। तो पहला है इसमें जो हमारा यूज़ है प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन का, यह क्या करता है कि जो हमारे एडवर्स इफेक्ट हैं, ठीक है, एनास्थेटिया के जो एनास्थीसिया है उसके जो भी एडवर्स इफेक्ट हो उसको मिनिमाइज करने का काम करता है हमारा पेरी एनास्थेटिक मेडिकेशन। दूसरा क्या करता है कि यह जो रिलीफ ऑफ एनएग्जाइटी, जो एनएग्जाइटी है उसको भी रिलीव करने का काम करता है। इसके साथ साथ क्या करता है कि जो सलाइवरी और जो ब्रोंकियल सिक्रेशन है उसको भी डिक्रीज करने का काम करता है प्री एनास्थेटिक। और इसके साथ साथ क्या करता है, जो एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है, उसको भी प्रिवेंट करने का काम करता है। इसके साथ साथ जो नोजिया और वॉमिटिंग है उसको भी प्रिवेंट करने का काम हमारा प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन करता है। अब बात करते हैं कुछ यहाँ पे प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन के आपको नाम लिखने हैं, तो ट्रिक के साथ मैं बताने वाला हूँ, आप कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पे ट्रिक हमारी यही है, ओसना आप याद कर लीजिए। ओ फॉर हमारे ओपियाइड, ठीक है, ये हमारे प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन है जो एनेस्थीसिया देने से पहले दिए जाते हैं। दूसरा हमारा यस फॉर हो गया, यस टू ब्लॉकर है, यह भी हमारा प्री एनास्थेटिक है। तीसरा हमारा आता है सेडेटिव, ठीक है। चौथा हमारा आता है ए फॉर हो गया एंटीएमेटिक, एन फॉर हो गया न्यूरोलेप्टिक और ए फॉर हो गया हमारा एंटी कोलिनर्जिक। ये हमारे क्या है, सब प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन है जो एनास्थीसिया देने से पहले दिए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना है एल्कोहल का। एल्कोहल का क्या करता है कि जो ये एल्कोहल हम जब लेते हैं, एल्कोहल क्या करता है, एल्कोहल में जैसे हमने एथेनॉल लिया, ठीक है, एथेनॉल क्या करता है कि जो गावा है इसके इफेक्ट को इंक्रीज कर देगा। जब इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, द मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन, तो जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन में वह इनहिबिट हो जाएंगे, ठीक है। तो यह इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इस तरीके से आप एल्कोहल का बना के लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक के बारे में। सेडेटिव क्या करता है कि सेडेटिव आर द ब्रॉड क्लास ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन। जो हमारी सीडेटिव होती हैं ब्रॉड क्लास की प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस होती है। यह क्या करती है कि जो हमारे ब्रेन एक्टिविटी है उसको क्या करती है, स्लो करने का काम करती है, उसी को बोलते हैं सेडेटिव। जैसे हमारा आ गया बेंजोडाइजेपिन एक प्रकार का हमारा सेडेटिव है। तो यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशन लिखी जो आपको आसान लगे, आप एग्जाम में वो लिख दीजिएगा। अब
हिप्नोटिक क्या होता है उसको देख लेते हैं। हिप्नोटिक क्या करता है कि जो नॉर्मल स्लीप है उसको मेंटेन करने का काम करता है। जो जिस पर्सन को नींद नहीं आती है उसको हम क्या कर देते हैं, हिप्नोटिक जो मेडिकेशन उसको देने का काम करते हैं। जैसे इसमें आ गया अल्प्राजोलम, जिसमें लास्ट में जोलाम आए, वह हमारी सब जो है क्या है, ये हमारी हिप्नोटिक और सेडेटिव ड्रग में आती हैं। ठीक है, तो अभी आपको इसको क्लासिफिकेशन भी हो सकता है मैंने मेंशन किया हो, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। 7वां क्वेश्चन जो पूछा जाता है सेडेटिव हिप्नोटिक विथ एग्जांपल, तो यहाँ पे पहला हमारा आता है क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 तरह से क्लासीफाई किया गया। पहला हमारा बारबिटूरेट आते हैं, दूसरा हमारा बेंजोडाइजिपिन्स आते हैं, तीसरा हमारा आता है न्यूअर नॉन बेंजोडाइजिपिन हिप्नोटिक। तो इसमें देखिए पहला हमारा बारबिटूरेट्स में आ गया लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है, और हमारा शॉर्ट एक्टिंग आ गया और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो यहाँ पे आप इसकी जो लिखे गए एग्जाम्पल इसको लिख लीजिएगा, इसमें मुझे कुछ बताना नहीं है। देखिए लास्ट में जोलाम वाला आया है ना, जोलाम, ठीक है, सब जगह आए हैं, तो आप इसको इस तरीके से याद भी कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ से लिख लीजिएगा, इसमें कुछ आपको बताने नहीं, सिर्फ ड्रग के नेम दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है 8वां, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन गाबा ए एंड गाबा बी। गाबा ए रिसेप्टर जो गाबा बी रिसेप्टर है, इसमें क्या डिफरेंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाबा ए जो होता है एक प्रकार का हमारा लिगेंड गेटेड आयन चैनल होता है जो हमारा गाबा से बाइंड करता है। जो हमारा गाबा बी एक प्रकार के ये सेकंड टाइप के हमारे रिसेप्टर होते हैं। यह क्या करते हैं कि हमारे जो गाबा हैं, गाबा बाइंडिंग रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, डैट इज ए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो एक प्रकार के जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, ये हमारे जो दूसरा डिफरेंस इसमें दिया गया कि यह आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर होते हैं, और ये हमारा जो होता है मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर होते हैं। तीसरा इसमें जो डिफरेंस दिया कि इसका जो मॉलिकुलर वेट जो होता है, यहाँ पे दिखा देते हैं, दिख नहीं रहा होगा, जो मॉलिकुलर जो वेट होता है 300 किलो डाल्टन होता है, और जो होता है इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है 80 किलो डाल्टन होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है पेंटामेरिक होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है डायमेरिक होता है। इसका जो यह क्या करता है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम इन्फ्लक्स है, ठीक है, यह इसके मतलब इसके हेल्प से क्या करता है कि पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन करने का काम करता है। तो यहाँ पे लिखा पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन बाय द इंक्रीज कैल्शियम इन्फ्लक्स। जब कैल्शियम इन्फ्लक्स क्या होगा, ये ज़्यादा होने लगेगा तो पोस्ट साइनेप्टिक क्या हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन होता है। ठीक है, इसमें पोस्ट होता है, इसमें प्री होता है। इसमें जो प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन होता है यह तब होता है जब कैल्शियम एंट्री जो होती है डिक्रीज हो जाती है, तब होती है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 5 जो डिफरेंस मेंशन किए हैं, आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप बात करते हैं अगला जो हमारा पूछा जाता है, यहाँ नेम एक्सेटरी न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट इन द CNS। कौन कौन से ऐसे एक्सेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे CNS में प्रेजेंट होते हैं। तो पहला हमारा आता है ग्लूटामेट, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा आता है एस्पिरेट, तीसरा हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये हमारे 3 हमारे जो होते हैं एक्सेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे यहाँ पे आपने पढ़ा क्या है कि एक्सेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो CNS में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो CNS में प्रेजेंट होते हैं। पहले हमारा था गाबा, दूसरा हमारा था सेरोटोनिन, तीसरा आता है डोपामिन, चौथा हमारा था ग्लाइसिन। तो यहाँ पे कोई भी पूछ सकता है, अगली बार ये पूछा गया था, हो सकता है आपकी बार ये पूछ ले। ठीक है, अब बात करते हैं डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। जो एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग होती है इसकी डिफिनेशन लिखनी है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका क्लासिफिकेशन भी आपको बताने हैं। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग उसको बोलते हैं जो एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन देख लीजिए, दी गई है आपको, मैं यहाँ पे बताऊँगा नहीं, वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। तो आप यहाँ से क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपको इसकी नोट्स जो है पूरी मिल जाएगी। ठीक है, आप कम से कम ड्रग का नाम जरूर से लिख दीजिएगा अगर आपको क्लासिफिकेशन आपको याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं जो हमारा यूनिट 5 आता है। यूनिट 5 में हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है अल्जाइमर डिजीज़ होती क्या है। अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है, एक प्रकार का हमारा प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है। यह क्या करता है, इसमें जो हमारी मेमोरी है, ठीक है, वह हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसके साथ साथ जो अदर इम्पॉर्टेंट मेंटल फंक्शन होते हैं यह भी हमारे इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अल्जाइमर डिजीज़ में। अब बात करते हैं पार्किंसनिज्म क्या होता है। पार्किंसनिज्म में क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यह अफेक्ट हो जाता है।
जिससे हमारे जो मूवमेंट है, ठीक है, जो बॉडी की मूवमेंट है, जैसे हमारा ट्रिमर, इसमें हमारे बॉडी में कहीं पे कंपन ऐसे होते रहते हैं, कंपन होते रहते हैं, उसी को बोलते हैं पार्किंसनिज्म बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्कस द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये हमारा जो मॉर्फिन है यह ओपीआई रिसेप्टर से बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद क्या करेगा, यह एक्ट करेगा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे, फिर इसके बाद क्या करेगा कि हमारा जो मॉर्फिन है यह एडेनाइल साइक्लेज को इनहिबिट कर देगा। जब एडेनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा तुरंत हमारा क्या होगा कि कैल्शियम जो चैनल है यह ओपन हो जाएगा और हमारा जो पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा और कैल्शियम चैनल हमारा ब्लॉक हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारा न्यूरल एक्साइटेबिलिटी है और जो पोटेशियम कंडक्शन है हमारा कंडक्शन वह हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा जो पेन है वह पेन से हमें रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो हमारा चौथा क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन है, जो बेंजोडाइजेपिन का क्या यूज़ है और इसका एडवर्स रिएक्शन क्या होता है, इसको आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या, बेंजोडाइजेपिन का पहला फैटिग, मेमोरी प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन, ड्राइनेस, डाइजनेस, वीकनेस। तो यहाँ पे इसका जो बेंजोडाइजेपिन का एडवर्स रिएक्शन लिखा गया है और यहाँ पे लिखा गया हमारा इसका क्या यूजेज है, ठीक है। यहाँ पे दिखा नहीं होगा, देख लीजिए इसका यूजेस क्या है। पहला कि एंजाइटी में इसका यूज़ किया जाता है, सीजर में यूज़ किया जाता है, इंसोम्निया में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं राइट द क्लिनिकल यूज ऑफ द नाइट्रोक्सोन। नाइट्रोक्सोन का यूज़ कब करते हैं हम, इसको लिखना है कि अगर कोई एल्कोहल ज़्यादा लेता है, ठीक है, उसको मतलब कि एल्कोहल को छुड़ाने के लिए, ठीक है, एल्कोहल के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई पर्सन क्या है ओपीआई पे डिपेंड हो गया है तो उसको भी हम ओपीआई डिपेंडेंस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोक्सोन पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था क्लासिफिकेशन एंटी पार्किंसन जो ड्रग है, एंटी पार्किंसन जो ड्रग होती है उसका आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताना है। तो आप क्लासिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें मुझे कुछ बताना नहीं है, आपको सिर्फ ड्रग के नाम यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। वीडियो को अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और इसकी जो नोट्स है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।